नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए अब रुख करते हैं बात देवभूमि उत्तराखंड का। और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है देहरादून से। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें और आपको बता दें कि वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में हुई है धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। बड़ी जानकारी देहरादून से। बैठक में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री ने की है इसकी अध्यक्षता। प्रेमचंद्र अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। बैठक में धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, प्रस्ताव पास किए गए हैं और तमाम मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें तमाम मंत्रियों के साथ साथ चर्चा की गई है और कई अहम मुद्दों पर, प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। आज की कैबिनेट की बैठक में बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में हुई बैठक। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मेले का आयोजन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में किया गया था। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने मेले में कई बुक स्टॉल का निरीक्षण भी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर से देहरादून को चलने वाली वॉल्वो बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले तो आप सभी को आज इस आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुस्तक मेला आयोजन समिति ने टनकपुर में प्रतिवर्ष पुस्तक मेला की ये जो परंपरा प्रारंभ की है, वह निश्चित रूप से केवल टनकपुर क्षेत्र के लिए, चंपावत क्षेत्र के लिए या आसपास के क्षेत्रों के लिए नहीं, वरन समस्त उत्तराखंड के अंदर ये मेला एक पाथे का कार्य करेगा और जगह पर भी इस प्रकार के मेले आयोजित करवाने में निश्चित रूप से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम करेगा। इस पुस्तक मेले से, इस प्रकार के जो मेले होते हैं उनसे जहां एक और उत्तराखंड में ज्ञान की परंपरा हमारी आगे बढ़ेगी, ज्ञान की परंपरा का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, हमारे स्थानीय भाषा में लिखने वाले, हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को भी एक स्थान प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा और कहीं न कहीं जो उनकी प्रतिभा है उसका प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय एनसीओआरडी की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नशीले पदार्थों पर प्रभावी तरीके से रोकथाम के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े कई गांवों और वार्डों के ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों को नशे की रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई। लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और इस कड़ी में बीजेपी ने कुछ सम्मेलन और कार्यक्रम भी तय किए हैं। तो वहीं सम्मेलन और कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को देहरादून में युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विशाल पदयात्रा निकालने जा रहा है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। एक तो 24 तारीख को देहरादून के अंदर हमारा युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठन दल के कार्यक्रमों के साथ मिलकर मोदी है ना, इसके अंतर्गत एक विशाल पद यात्रा हम देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चे को भी हमने कुछ कार्यक्रम दिए हैं जिसमें भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। हर विधानसभा कार्यक्रम होंगे। हमारी जो बूथ की टोली है, 11 लोगों की हम प्रति बूथ बनाई है, उनके सम्मेलन भी 1 से 10 के बनते हम लोग जनवरी के माह में करेंगे।
लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन के घेराव का प्रयास किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड के माध्यम से रोका और इसके बाद कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली। आज का दिन हम डेमोक्रेसी बचाओ के दिवस के रूप में मना रहे हैं। देश की संसद में आक्रमण कराने वाले, पास मुहैया कराने वाले बीजेपी के सांसद का निलंबन नहीं होता, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुखर रूप से मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलता है उन सांसदों को निलंबित किया जाता है, जबकि संसद की गरिमा इसी बात पे है कि विपक्ष अपनी बात को रखे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में उठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी बात करने दे। और अनेकों उदाहरण ऐसे हैं, चाहे वो पत्रकार है, चाहे जुडिशरी है, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि है, सब आज खतरे में है। पत्रकार जो बीजेपी और मोदी के खिलाफ बोलता है उनकी नौकरियां खाली जाती है, उनके मीडिया हाउस बंद किए जाते हैं। जो जज इनके खिलाफ कोई डिसीजन दे दे उसका क्या हाल होता है, ये लोहिया जी के परिवार से पूछिए। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हैं और देश के संसदीय इतिहास में ये पहली घटना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का निलंबन किया गया है। और अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो निश्चित रूप से हम मौन नहीं बैठेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर एनडीए गठबंधन के हम तमाम लोग जो है राज्यपाल आवास कूच करने का काम करते हैं। लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस का आज एक भव्य प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन और घेराव राजभवन का है, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रमुख भूमिका निभाई है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है जो राजभवन घेराव के लिए जा रही है। आप देखें किस तरह से भीड़ जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से अपने भीड़ को एकत्रित संगठित करते हुए पूरे कांग्रेस को संगठित करते हुए दिख रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष लगातार, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पौड़ी, गढ़वाल और कुमाऊं की यात्रा पर प्रतिदिन रहते हैं। यानी कि एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में करण माहरा को देखा जा रहा है जो इस बार पूरे कांग्रेस को संगठित करके लोकसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति के साथ पार्टी को विजय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोकतंत्र में की हत्या के खिलाफ आज एक प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजभवन घेराव को लेकर के, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल हैं। आप देखिए भीड़ किस तरीके से एकत्रित है, एकजुट है और सभी करण माहरा जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चल रहे हैं। इसमें तमाम पार्टी यहाँ पर मौजूद है, सारी पार्टियों को यहाँ पर मौजूद किया गया है, सारी पार्टियां यहाँ पर हैं। देखिए करीब हजारों की संख्या में भीड़ है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पूर्व विधायक आर्येंद्र शर्मा साथ ही साथ अन्य अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। साथ ही साथ यदि आप देखें यहाँ पर यशपाल आर्य भी नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से जुटे हुए और तमाम पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कम से कम 100 की संख्या में पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी का नारा लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से राजभवन का कूच ये अपने आप में एक मैसेज देता है कि 146 सांसदों का जो निलंबन हुआ इसके खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी है और कांग्रेस एकजुट होने के साथ साथ आगामी चुनाव की रणनीति बनाते हुए भी दिख रही है। तो देखना यह है कि आगे जनता क्या करती है। देखिए सबसे पहले तो दिखाना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी यहाँ पर शामिल हुए और ये भी लगातार कूच की ओर चल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच अपने मुद्दे को रख रहे हैं ताकि उत्तराखंड में कांग्रेस का दबदबा बना रहे। कांग्रेस में जो चाहती है, जो जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर चल रही है, अभी तो प्रमुख मुद्दा आज का तानाशाही है, लेकिन बेरोजगारी, आनंद, भू कानून, इस तरीके से ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस चल रही है। तो अब देखना यह है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में जनता किसे विजय दिलाती है। क्या कांग्रेस की इस महारैली से कुछ बदलाव आता है या देखना यह है कि जनता दोबारा भाजपा को ही काबिज करती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून।
तो वहीं देहरादून भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने मोदी है ना कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून में 24 दिसंबर को पदयात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें 25,000 से ज्यादा संख्या में लोग भाग लेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती है कैसे अपने संगठन में विभिन्न लोगों को जोड़ने की और खासकर युवाओं को। पिछली बार 2019 में जब प्रधानमंत्री जी को हमने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया था तो एक बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स का, युवाओं का सहयोग हमें उसमें मिला था। तो मोदी है ना कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि जो प्रथम बार वोट देने वाला युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको मोदी जी की जो कल्पना है इस देश के लिए, मोदी जी जो इस देश के लिए कर रहे हैं उन योजनाओं से जोड़ने का, और किस तरीके से जो गैर राजनीतिक युवा होता है, जो देश के विकास की एक गाथा से जुड़ना चाहता है, जो विकसित भारत की बात करता है, उसको कैसे हमारी विचारधारा से जोड़े, इस ध्येय को लेकर इस यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि मोदी है ना का पहला कार्यक्रम हम यहाँ उत्तराखंड से, जिसे कहते हैं ना कि उत्तराखंड का एक होम ग्रोन, एक ऑर्गेनिक कार्यक्रम मोदी है ना है, और इसको और प्रदेश भी हम इसको इतना भव्य स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के हर कोने तक, हर गांव तक हम इसको ले जाएंगे। उसके साथ साथ ही उत्तराखंड से बाहर भी इस कार्यक्रम को हम लेकर जाएं, अपने केंद्रीय नेतृत्व को ये करके दिखाएं कि उत्तराखंड से भी हम किसी बड़े कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। 24 तारीख से मोदी है ना नाम की पदयात्रा महानगर देहरादून से प्रारंभ होकर पूरे प्रदेश के अंदर जाने वाली है और इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी प्रतिबाद करने वाले हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग इसमें, विभिन्न समाजों से लोग इसमें, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे युवा हो, एक बड़ा संदेश देने के लिए वो सब यहां पर एकत्रित होने वाले हैं। तो वहीं रुड़की के बेहड़की सैदाबाद में पिछले 10 दिन से चल रहा किसान धरना अधिकारियों से वार्ता के बाद स्थगित हो गया। इस पर भाकियू रोड के युवा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कहा कि एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार, एसएलओ हरिद्वार और एनएचएआई के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और इसके बाद अधिकारियों ने किसानों की सभी मांग मान ली। इसके साथ ही सकारात्मक मांगों के समाधान का भरोसा भी दिया। के लिए यहाँ से सर्विस लाइन नहीं दे रही। एक इन्होंने किसानों की जो जमीन एक्वायर करी उसका मुआवजा दिया, ऐसे 10-20 किसान ऐसे उनकी जमीन तो एक्वायर कर ली गई और उनका मुआवजा दिया नहीं गया। तो हमने अब बात कही भाई आप पैसा दो तो जमीन एक्वायर बाद में करो, पहले पैसा दो। एक यहाँ से दोनों साइड में सर्विस लाइन दो 5-5 मीटर की और वह पक्की करके दो। एक जो किसानों के यहाँ से अभी समस्या है, जो पानी के पाइप इसमें डले हुए हैं वो सब यहाँ से कट करके होगी मशीन द्वारा, ये कट कर दिए इन्होंने, तो दोबारा डाल कर दें। ये भारी मांग है इनसे, इन्होंने इन बातों को मान लिया गया, सर्विस लाइन की लिखित में दे दिया इन्होंने। हाँ अभी इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा, जो मुआवजा रुका गया उसका लिए 15 दिन में खाते में डाल दिया जाएगा। अब तो एसडीएम साहब भी थे, एसएलओ साहब भी थे, पीडी साहब भी थे, यही मान अधिकारी थे, इसके एनएचके वाले सारे थे। पे बैठे हुए थे, उनकी जो भी डिमांड थी उसमें से जो मेनली सर्विस लेन की जो डिमांड थी वो एनएचआई के द्वारा मान ली गई है। इसके अलावा जो पेंडिंग जो प्रतिकर की बात थी उसके संबंध में एनएचआई के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो तत्काल उसका हमें एसएलए को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे द्वारा उसका तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। 15 दिन का समय दिया गया, 15 दिन के अंदर उनको किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। आज जो धरने में आए यहाँ हम किसानों के सामने घोषणा करी, उन्होंने एग्री हुए, बात माननी सबको ना खत्म तो करा नहीं, स्थगित किया हमने, कोई हम किराए के तो है नहीं। अगर हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, छलबट्टी करेंगे, हम तो फिर हाईवे बंद करेंगे। आपका हमारे राष्ट्र चौधरी पदम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, अब इनके आह्वान पर इनका आदेश होगा, सब हाईवे को रोक देंगे, मेन हाईवे को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।